नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एवरेज क्या होता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। एवरेज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एवरेज के आरआरबी एनटीपीसी 2016-17 में आए हुए सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम देखेंगे। उनको कैसे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ये सब भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज की बात करें, मान लो तीन संख्याएँ हैं। एक संख्या है 18 या दूसरी संख्या है 22, तीसरी संख्या है 20। ठीक है, तो इनका जो योग आया वो आया 60। इन तीनों को हमने जोड़ा, 18 + 22 + 20 किया तो आया 60। 60 को जब हम, संख्याएं कितनी हैं, एक हैं, दो, तीन, यानी कि टोटल तीन संख्याएं। जब हमने संख्याएं कितनी हैं, संख्याओं की संख्या से जब हमने भाग किया तो आया हमारे पास 20। यानी कि यही 20 एवरेज है। यानी कि जितनी संख्याएं हैं उनका योग बटे संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यानी कि तीन संख्याएं हैं, पदों की संख्या, यानी कि तीन पद हैं यहाँ पे। तो जब हम संख्याओं के योग को, पदों के योग को जब हम पदों की संख्या से भाग करते हैं तो जो आता है उसी को हम एवरेज कहते हैं। बेसिकली ये कुछ नहीं होता, जो डाटा होते हैं हमारे पास, उन डाटा के जब सम को, जो योग होता है डाटा के योग को, जब हम उन डाटा के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे जो डाटा है 60 है, यहाँ पे हमने उन तीनों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया। यानी कि हम तीनों के बीच में हमने 20-20, यानी कि 20-20 सबको दे दिया। ठीक है, सम को। तो जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पे जो क्वांटिटी आती है ना, वही बेसिकली एवरेज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला ये होता है कि जो एवरेज होता है वो सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ ऑल डाटा, यानी कि सभी डाटा के योग बटे डाटा की संख्या को ही एवरेज बोलते हैं, उन सभी डाटा का। ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो होता है n इंटू 2n+1 इंटू n+1/6। ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता है, तो होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो होता है n इंटू n+1/2। ठीक है, इसके लिए कोई, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये आसानी से समझ सकते हैं हम। ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का जब औसत निकालते हैं हम, देखो यहाँ पे जब हम औसत निकालते हैं तो जब हम औसत निकालते हैं तो यहाँ पे जो है हमने n से पदों की संख्या, यानी कि n से हमने डिवाइड कर दिया तो हमको ये मिल गया। ठीक है, और जब हम प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग, मतलब घनों का औसत निकालते हैं, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालते हैं, तो हमने जब इसमें n से डिवाइड किया तो n देखो दो बार होता है, यानी स्क्वायर होता है, यानी कि एक n कट जाएगा एक n से, तो आएगा हमारा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालते हैं, जब हम इसमें n से डिवाइड करेंगे, तो आएगा 2n+1 इंटू n+1/6। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिक से हमारे फॉर्मूले। सारे के सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। आगे देखते हैं, एक मिनट, आगे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मेथड और होता है, एक एवरेज निकालने का एक मेथड और होता है। मान लीजिए हमारे पास चार संख्याएं हैं, पांच संख्याएं हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास पांच संख्याएं हैं, 55, 45, 42, 32 और जो है 36। ठीक है, एक सेकंड, 32 और 36। ठीक है, तो एक तरीका है कि हम एवरेज निकालने के लिए, इन सबको जोड़ दें और जितने पद हैं, यानी कि 2, 3, 4, 5 पद हैं तो 5 से डिवाइड कर दें। तो ठीक है, वो तरीका हमने देख लिया है। दूसरा तरीका ये होता है डेविएशन मेथड, इसे बोलते हैं दूसरे तरीके को हम डेविएशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इस मेथड के तहत हम क्या करते हैं कि हम इन्हीं के बीच में से या फिर इन्हीं में से कोई संख्या को ही एवरेज मान लेते हैं, चाहे जो मान सकते हैं हम, कम वाला ज़्यादा वाला, जो आपका मन करे। इसमें मैंने सोचा कि मैं 45 को एवरेज मान लेता हूँ। ठीक है, लेट्स कि हमने एज्यूम कर लिया कि 45 मेरा एवरेज है। अब हम इससे सभी पदों का डेविएशन देखेंगे, डेविएशन यानी कि अंतर देखेंगे, विचलन देखेंगे। ठीक है, 45 से 55 यानी कि +10 है, 45 से 42 यानी कि -3 है। ठीक है, 45 से 32 यानी कि 45 से 32 8 5 13 यानी -13 है।
45 से 36 यानी कि -9 है, ठीक है। ओवरऑल डेविएशन हमने देखा, 1 मिनट, ओवरऑल डेविएशन जब हमने देखा, ओवरऑल जब हमने डेविएशन देखा तो हमको मिला कि +10, 13, -13, -3, -9 यानी कि टोटल हो गया इधर 9 3 12, 12 13 25 माइनस का 25। ओवरऑल जब हमने डेविएशन देखा यहाँ से यहाँ तक का तो मुझे -15 का डेविएशन मिला, ठीक है। ओवरऑल मुझे -15 का डेविएशन मिला, ठीक है। जब ओवरऑल मैंने देखा तो मुझे मुझे -15 का डेविएशन मिला। इस डेविएशन को हम जितनी संख्या है उस पे बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है। उस पे बराबर बराबर हम बांटेंगे। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो हमने इसमें 5 से डिवाइड कर दिया, यानी कि -3 का आया है डेविएशन। तो मेरा जो एवरेज है अब वो 45 ना होके -3 यानी कि 45 -3 हो जाएगा, ठीक है। मेरा जो डेविएशन आया -3 का है, यानी कि 45 ना होके 45 -3 हो जाएगा, यानी कि मेरा जो एवरेज होगा वो 42 हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, डेविएशन मेथड इसे बोलते हैं। इससे भी हम जा सकते हैं। कभी कभी डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे हमको ऐड करने में परेशानी होती है, योग निकालने में डायरेक्ट परेशानी होती है, तो वहाँ पे डेविएशन मेथड जो होता है काम आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे एक सेकेंड, एक चीज़ और बताते हैं यहाँ पे। अगर लगातार अगर पद जो है समांतर श्रेणी में है, अगर पद जो है समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, अगर पद जो है समांतर श्रेणी में है, अगर पद जो है समांतर श्रेणी में है, तो जो उनका एवरेज होता है वो बीच वाली संख्या होता है। जो एवरेज होता है वो जो होता है मिडिल मोस्ट टर्म होता है, यानी कि बीच वाला संख्या होता है, ठीक है, मिड वाला टर्म होता है, ठीक है। एक तरीका ये है कि बीच वाली संख्या जो होती है, अगर जो पद हैं वो सभी समांतर श्रेणी में है, तो जो उनका एवरेज होता है वो जो होता है बीच वाला टर्म ही एवरेज होता है, ठीक है। एक चीज़ ये है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बेस्ड है, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। और एवरेज निकालने का एक तरीका और होता है कि अगर जब जो पद हैं वो समांतर श्रेणी में ही हैं, तो जो एवरेज होता है वो फर्स्ट प्लस लास्ट को, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को जोड़ के, पहले और अंतिम वाले पद को जोड़ के हम उस 2 से भाग कर देंगे, तो जो आएगा वो भी हमारा एवरेज ही आएगा, ठीक है। जो आएगा वो भी हमारा एवरेज ही आएगा। देखते हैं हम समांतर श्रेणी में, अगर पद जो है समांतर श्रेणी में दिए गए हैं, तो जो हमारा एवरेज होगा वो मिडिल मोस्ट टर्म होगा। एवरेज निकालने का, समांतर श्रेणी वाले पदों का एवरेज निकालने का एक तरीका और है कि पहले और अंतिम पद को जोड़ने के बाद हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो भी हमको एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सवाल को देखते हैं हम। अभी देखो मैंने बताया कि जस्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, देखो यहाँ पे देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये आपकी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, इसी से देखो कैसे जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। अगर फार्मूले देखो यहाँ पे तो 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बोला है। अगर आप जो है फॉर्मूला ना याद हो तो 6 का तो निकालना आसान है भाई। 6 का प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है, तो यहाँ पे हम 6 तक का निकाल सकते हैं। लेकिन ये 6 की जगह अगर 13 दे दिया, 15 दे दिया, 17 दे दिया, 9 दे दिया, 8 दे दिया, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। वहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर जितनी संख्या है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर फार्मूला नहीं याद है तो डिफिकल्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन अगर फार्मूला याद है तो बढ़िया है, सबसे बढ़िया, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता भाई। देखते हैं इसका क्या फार्मूला था। तो इसका फार्मूला था 2n+1 इंटू n+1/6, ठीक है। तो यही फॉर्मूला था। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला यही था। n बराबर 6 दिया है यहाँ पे, n बराबर यहाँ पे 6 दिया है, ठीक है। तो 6 हम रखते हैं। 2n यानी कि 6 दूनी 12, 12 + 1 यानी कि 13 आ जाएगा पहले ब्रैकेट में। दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, n+1 यानी कि 6 + 1 यानी कि 7 आएगा, ठीक है। 7 आएगा बटे 6, 13 7 91, ऊपर 91 नीचे 6, यानी कि हम देखते हैं कि आंसर में जो होगा नीचे 6 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 6 तो कटने वाला नहीं है, ऊपर 91 है, 6 का तो कोई फैक्टर 91 में होता नहीं है, यानी कि नीचे तो 6 रहना ही रहना है। तो हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में नीचे 6 है। यहाँ पे देखो 8 है, गलत हो गया भाई। ऑप्शन फर्स्ट गलत, ऑप्शन सेकंड भी 2 है, गलत हो गया। ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 जो है उसमें ही केवल आपका नीचे 6 बन रहा है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात, आपको क्या ज़रूरी है, सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरी है आपको फार्मूला, ठीक है। फार्मूला याद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं भाई, कि जो है
हम जो है एक एक स्टेप को हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। हमने देखा नीचे 6 बच रहा है, तो हम ऑप्शन की तरफ हमने नज़र दौड़ाया कि हाँ नीचे 6 जो है केवल एक ही ऑप्शन में बच रहा है, बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो हम उसको मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये भी आपका देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार आया है, आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन में दम कितना है वो भी देख लेते हैं, कैसे होगा क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं हम लोग। इसने बोला 30 पेन और 75 पेंसिल को 390 रुपये में ख़रीदा गया, ठीक है। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये है तो पेन का औसत मूल्य बताओ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये इसने कहा, ठीक है। पेंसिल का औसत मूल्य इसने 2 रुपये कहा और पेन का औसत मूल्य इसने पूछा है। अगर पेंसिल का औसत मूल्य यानी कि पेंसिल की एक एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है, तो टोटल हमारे पास 75 पेंसिल थे। 75 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 75 गुणे 2, ठीक है। 75 गुणे 2 यानी कि हमारे पास जो आएगा वो 150 आएगा, ठीक है। यानी कि 150 रुपये तो हमने पेंसिल खरीदने में खर्च किया है, ठीक है। टोटल हमने 390 खर्च किया है, क्वेश्चन में दिया है। टोटल हमने 390 खर्च किया है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि हमने टोटल 390 खर्च किया है। पेंसिल में हमने 150 खर्च किया, इसमें हमने 390 खर्च किया। अभी जो है हमने 30 पेन के पीछे कितना खर्च किया, तो हम 390 में से 150 जब घटाएंगे तो मेरे पास आएगा 240। यानी कि हमने 30 पेन को खरीदने में 240 रुपये खर्च किए। यानी कि एक पेन को खरीदने में कितना खर्च किया, तो 240 को हम 30 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 आएगा। 3 जीरो से जीरो 3 8 24, यानी कि 8 आएगा। यानी कि हमने एक पेन को खरीदने में 8 रुपये खर्च किए भाई। यानी कि जो एक पेन का औसत मूल्य यानी कि पेन का जो औसत मूल्य है वो 8 रुपये है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है, 89 है। जब उसके भाषा के अंक भी यानी कि एक सब्जेक्ट और जोड़ दिया जाता है तो औसत घटकर इतना हो जाता है, ठीक है, 88.25 हो जाता है। तो भाषा में उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे, मतलब ये बताना है हमको। आंसर मार्क्ड है, लेकिन हम आंसर मार्क्ड है, ऑप्शन मार्क्ड है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास यानी कि पहले 3 सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट का जो एवरेज है, 3 सब्जेक्ट जो एवरेज है वो 89 है, ठीक है। इसने एक सब्जेक्ट को और शामिल कर लिया, यानी कि जो उसके भाषा का सब्जेक्ट था, यानी कि जो उसका लैंग्वेज का जो पेपर था उसने उसको भी शामिल कर लिया, यानी कि 4 सब्जेक्ट हो गए। तो उसका जो एवरेज है ना वो घट के 88.25 हो गया, ठीक है। 88.25 हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, अगर जो इसके भाषा का अंक है, अगर वो 89 ही होता, तो मेरा कोई डेविएशन नहीं आता, ठीक है। अगर भाषा का अंक भी 89 होता तो मेरा कोई डेविएशन नहीं आता, ठीक है। लेकिन डेविएशन आया है, कितने का डेविएशन आया, तो 89 से कितना कम है, 89 से कितना कम है, 89 से जब हमने 88.25 को जब हम घटाएंगे तो मेरा आएगा कि माइनस पॉइंट सॉरी 0.75 कम है, ठीक है। 0.75 कम है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा जूम बढ़ा देते हैं। 0.75 कम है, देखते हैं। तो हमने देखा कि 0.75 कम है। कितने सब्जेक्ट पे कम है, तो 4 सब्जेक्ट के पे कम है। तो 0.75 कम है, 4 सब्जेक्ट पे कम है, यानी कि टोटल कितना कम है। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, 4 से 28, 28 में 2 30, यानी कि 3 अंक -3 आ रहा है। यानी कि जो इसके भाषा में जो उसको अंक मिले हैं वो 89 नहीं मिले हैं, वो उसको 3 कम मिले हैं, ठीक है। वो 89 नहीं मिले हैं, वो उसको 3 कम मिले हैं, यानी कि उसको 86 मिले, ठीक है। तो हमारा आंसर 86 हो जाएगा, ऑप्शन 3। देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, फिर से देखते हैं, एक बार समझते हैं, फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को देखिए, एक सेकेंड, क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं। क्वेश्चन को देखिए, पहले उसने दिया है कि 3 सब्जेक्ट है, तो 3 सब्जेक्ट में उसके जो एवरेज नंबर थे वो 89 थे। उसने अपने लैंग्वेज के पेपर को भी शामिल कर लिया, तो उससे जो उसका एवरेज है वो 88.25 हो गया। अगर अगर जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें भी वो 89 मार्क्स पाता तो कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता अगर वो 89 मार्क्स पाता। लेकिन डिफरेंस आया है, कितने का डिफरेंस आया है, 0.75 का डिफरेंस आया है, ठीक है। कितने पे, 4 पेपर पे, कितने पे, 4 पेपर पे, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि टोटल कितने का डिफरेंस आया है, -3 का डिफरेंस आया है, ठीक है। तो जो -3 की कमी आई है,
तो -3 की कमी किस लिए आई है? इसलिए आई है कि जो हमारा जो लैंग्वेज का पेपर था उसमें हमने 89 नंबर नहीं पाया भाई, मैंने 89 नंबर उसमें नहीं गेन किया है, उसमें मैंने 3 नंबर कम गेन किया है, यानी कि हमने कितना गेन किया है? 86 गेन किया है। तो हमारा 86 ही आंसर है, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं था, थोड़ा समझना था और आराम से आंसर को हम मार्क कर सकते थे। 86 इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को हम। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्रमागत संख्याएं भी जो होती हैं वो समांतर श्रेणी में होती हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये क्रमागत संख्याएं हैं भाई, समांतर श्रेणी में, क्योंकि प्रत्येक किन्हीं दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो एक ही का है। देखो, 2 में से 1 जा रहा है, यहाँ भी एक ही का अंतर है, यहाँ भी एक ही का अंतर है, यहाँ भी एक ही का अंतर है। यानी कि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं वो भी जो है, क्रमागत जो संख्याएं होती हैं वो भी जो है हमारी समांतर श्रेणी में होती हैं, ठीक है। देखते हैं फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब समांतर श्रेणी में होती हैं जो हमारा एवरेज, तब जो हमारा एवरेज होगा, वो होगा मिडिल मोस्ट टर्म, यानी कि बीच वाली संख्या ही हमारी एवरेज होगी। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, यानी कि हमने 5 संख्याएं बना ली, 3 4 ये 5, ठीक है। तो बीच वाली संख्या ये है, यही हमारा एवरेज है, यही एवरेज है, और इसने कहा एवरेज जो है तुम्हारा वो 100 है। तो क्रमागत संख्या है, यानी कि ये इससे पहले वाली संख्या 99 होगी, इससे पहले वाली संख्या हमारी 98 होगी, ठीक है। कहने का मतलब 98 ही सबसे छोटी संख्या होगी और सबसे पहली संख्या ही होगी 98, ठीक है। तो 98 हमारा आंसर है। आगे देखते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है? अभी हमने किया कि 5 संख्याएं हैं, मान लेते हैं पहली संख्या, बीच वाली संख्या यानी कि जो एवरेज है वो 100 है, तो पहली संख्या हमारी 2 कम हो जाएगी यानी कि 98। बड़ी वाली संख्या जो लास्ट वाली संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या जो होगी इससे 2 अधिक हो जाएगी, क्योंकि 2 दूसरी टर्म है तो 102 हो जाएगी। तो जो हमको निकालना है वो पहली यानी कि 98, जो हमको निकालना है वो पहली यानी कि 98 और जो है लास्ट वाली यानी कि सबसे बड़ी वाली 102 के वर्गों का अंतर निकालना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमको क्या निकालना है, वही लिख लेते हैं जो हमको निकालना है। हमने समझने के लिए लिखा था, अभी हमको जो निकालना है वही लिखेंगे, ठीक है। हमको निकालना है, एक सेकेंड देख के बताते हैं, देख कर लेते हैं, साफ साफ एकदम हो जाएगा यार। तो जो है हमको निकालना क्या था, क्या निकालना था हमको, हमको निकालना था 102 का वर्ग माइनस 98 का वर्ग। यही क्वेश्चन हमसे कह रहा था। सबसे छोटी संख्या हमारी 98 आई थी, सबसे बड़ी संख्या हमारी 102 आई थी। इन दोनों का वर्गों का अंतर ही बताना है, ठीक है। हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, यानी कि 102 प्लस 98। 102 प्लस 98 कितना हो जाएगा? 102 में जब हम 98 जोड़ेंगे तो 200, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ए माइनस बी यानी कि 102 में से जब हम 98 घटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आया? 4 दूनी 800। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है? 800, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आंसर, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, आसान था, कर सकते हैं, जल्दी से भी कर सकते हैं। इसमें दिया है, दी गई 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी तथा तीसरी की 2 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 77 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन वाकई में अच्छा है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे कर सकते थे जल्दी से। तो जल्दी से करने के लिए देखिए, दूसरी संख्या की इसने जिक्र किया है, दूसरी का ही पहले से रिलेशन दिखाया है, दूसरी का ही इसने पहले से रिलेशन दिखाया और दूसरी का ही इसने तीसरे से रिलेशन दिखाया, ठीक है। तो इसने जो रिलेशन दिखाया वो दूसरी से ही पहले का भी दिखा दिया और तीसरी का भी दिखा दिया। तो मैं मान लेता हूँ दूसरी का संख्या जो 3 और 2 से जो कटने वाली संख्या हो जाएगी, वही मान लेता हूँ कि मैं दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या मैंने माना, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, जगह थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर से देखते हैं। जो पहले का डेविएशन है वो -1 है, दूसरे का डेविएशन 0 है, तीसरे का डेविएशन -0.5 है, चौथे का डेविएशन +1 है, पाँचवें का डेविएशन उसका प्लस प्लस जो 0.5 है, ठीक है। तो हमने देखा नेट डेविएशन कितना आया भाई, -1 से +1 कट गया, -0.5 से +0.5 कट गया, यानी कि हमारा डेविएशन जो आया, नेट डेविएशन जो आया भाई वो 0 आया। यानी कि भाई मेरे को बराबर 4 के स्पीड से ही चलना पड़ेगा डेली, 4 के डिस्टेंस से, 4 के यूनिट से ही चलना पड़ेगा मेरे को।
यानी कि मेरे को कुछ कम ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, मेरा डेविएशन 0 आया है, यानी कि मेरे को बराबर ही चलना पड़ेगा। तो यानी कि मेरे को जो चलना है भाई, अपने को जो चलना है वो 4 से चलना है, 2 दिन चलना है। इसने 2 दिन के लिए कहा है, तो 4 से चलना है, 2 दिन चलना है, यानी कि 8 चलना है। ठीक है, 8 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। देखो यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा है भाई, देखते हैं। तो हमने 4 के रिस्पेक्ट में हमने पाँचों दिन का, इसने जो पाँचों दिन पहले चला है, ये जो चला है पाँचों दिन का, हमने डेविएशन चेक कर लिया। ठीक है, डेविएशन हमने देखा, नेट इसका जो डेविएशन है उसका नेट 0 आ रहा है, यानी कि हमको 4 से ही चलना है। हमको कुछ बढ़ोतरी या घटाना या बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं करना है, हमको उसी यूनिट उसी हिसाब से ही चलना है, 4 के हिसाब से ही चलना है। तो हमको 2 दिन में कितना चलना पड़ेगा, 8 चलना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं था, ज़्यादा 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो भी जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं और कैसे कर सकते हैं ये भी देखते हैं भाई। एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च में प्रत्येक महीने में 5,000 रुपये बढ़ गया है। यदि जनवरी में उसका खर्च 5,000 रुपये था, तो उसकी जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च ज्ञात करो। भाई यहाँ पे डेविएशन लगाएं भाई। यहाँ पे जनवरी में उसका 5,000 था, देखो मैं इतना लिख रहा हूँ, लिखना नहीं था। फरवरी में उसका 10,000 हो गया, 5,000 बढ़ गया भाई ना। फिर इसका जो मार्च में वो 15,000 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर 5,000 होता तो पहले महीने में कितना उसका डेविएशन जाता, 5,000 का जाता। ठीक है, यहाँ पे तो नेट डेबि यहाँ इसके रेस्पेक्ट में देखिए, अगर 5,000 होता तो यहाँ पे 5,000 वो ज़्यादा पा रहा है भाई, और जो फरवरी में 5,000 ज़्यादा पा रहा है, डेविएशन प्लस का 5,000 है। और जो मार्च का है वहाँ भी भाई डेविएशन हो रहा है, कितना हो रहा है डेविएशन, प्लस का 10,000 हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो मेरा डेविएशन हो रहा है 5,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, यानी कि 5,000 प्लस 10,000, यानी कि मेरा जो हो रहा है प्लस का 15,000 हो रहा है भाई डेविएशन। 5,000 पे मैंने चेक किया। ठीक है, तो मेरा डेविएशन आया प्लस का 15,000। कितने कितने महीने का भाई, कितने महीने हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने हैं, तो मैंने तीनों पे इसको इक्वली बांट दिया भाई। तो जब मैंने 3 से भाग किया तो मेरा 5,000 आ गया। ठीक है, तो मेरा निकल के 5,000 आ गया। तो जो मेरा आंसर होगा वो 5,000 ना होके प्लस 5K होगा। जो मेरा आंसर होगा प्लस 5K होगा, यानी कि 5,000 प्लस 5,000 ये, यानी कि 5,000 ये प्लस में 5,000 ये, यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो 10,000 होगा। ठीक है, 10,000 ये मेरा जो है आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो एक तो तरीका ये है कि हमने ऐसे किया, लेकिन क्या है वाकई में इतने लिखने की ज़रूरत थी, हम इसको कम में लिख के भी कर सकते थे भाई। मेन चीज़ है स्किप, स्टेप को स्किप करना। अगर नहीं आता आपको तो भाई टाइम लगेगा आपको, फिर तो दिक्कत है, फिर तो दिक्कत है भाई। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे हम इसको कर सकते थे, फिर से एक बार देखते हैं भाई, फिर से एक बार देखते हैं, 1 मिनट, फिर से देखते हैं हम इसको। तो कुछ नहीं, हमने देखा कि जनवरी में इसका जो एवरेज, जो जनवरी का इसका जो खर्च है वो 5,000 है भाई, और फरवरी में 5,000 बढ़ेगा, और मार्च में भी 5,000 फरवरी के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा, यानी कि फरवरी में इसका 5,000 बढ़ता। ठीक है, और इसका जो है फरवरी में इसका 5,000 बढ़ता, और जो मार्च में है 5,000 और बढ़ जाता, यानी कि 10,000 बढ़ जाता। ठीक है, टोटल, यानी कि टोटल जो मेरे बढ़ते वो 15,000 बढ़ते। तो हम तीनों महीने पे उतना बांट देते, यानी कि मेरे जो बढ़ते भाई, जो मेरे बढ़ते भाई वो 5,000 बढ़ते भाई। तो जो मेरा औसत खर्चा आता वो 5,000 में 5,000 प्लस 5K कर देता मैं, और इसमें तो मेरा 10,000 ये आंसर आ जाता है। तो ठीक है, तो ऐसे करके भी हम जल्दी लिख सकते थे, हालांकि जितना कम लिखना पड़े उतना आसान है। यहाँ पे आपने प्लस 5K पाया, तो आपको सीधे 5K प्लस 5K दोनों जोड़ लेना है, सीधे आपको आंसर मार्क कर देना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं। 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया। वास्तविक माध्य ज्ञात कीजिए। आपको मैंने बताया माध्य और एवरेज एक ही बात है। एक मद को उसने 50 लिखना चाहिए था, लेकिन उसने 25 लिख दिया भाई, यानी कि उसने कम लिख दिया, यानी कि जो आपका एवरेज होगा वो 40 से बड़ा होगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन कट गए, ये तो होने नहीं है, ऑप्शन ए ऑप्शन सी होने ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन सी हम नहीं ध्यान देंगे, अगर करना भी है तो हम ऑप्शन और ए सी को ध्यान नहीं देंगे। अब हमको देखना क्या है, कितना बड़ा है भाई, कितना बड़ा है, तो 50 लिखना चाहिए था,
हमने 25 लिख दिया, यानी कि हमको 25 और ऐड करना पड़ेगा। 25 हमने कम लिखा है तो 25 हमारा जो आंसर होगा 25 ज़्यादा होगा। कितने कितने पे में 25 पे 25 मद है तो 25 पे ही ज़्यादा होगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो +1 ज़्यादा होगा। 25 40 से जो पहले था उससे +1 ज़्यादा होगा, यानी कि जो 40 है मेरा, जब इससे +1 करेंगे तो 41 हो जाएगा। मेरा वही आंसर है। ठीक है, कभी कभार हम यही देख के पता लगा लेंगे कि जो हमारा आंसर होगा वो 40 से ज़्यादा होगा। हो सकता है कि ऑप्शन में केवल एक ही आंसर ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन हो जो 40 से ज़्यादा हो, बाकी तीनों कम हो, तो वहाँ पे जल्दी हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, हो सकता है कभी कभार 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, तो इसको भी ध्यान में रखे रहना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 41। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 पुरुषों की लंबाई का माध्य इतना है 1.7 है, और 8 महिलाओं की लंबाई का माध्य 1.6 है। तो 8 महिलाओं की कुल लंबाई बताना है भाई, ईजी है। एक महिला की लंबाई यानी औसत, मतलब एक महिला की लंबाई 1.6 है मीटर है, और टोटल 8 महिलाओं का हमको बताना है। तो जगह 16 8 128, एक अंक पे दशमलव है तो 12.8 हो जाएगा इसका आंसर। 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें से 22 परिणामों का औसत 18 है, और अंतिम 22 का औसत 21 है। ठीक है, पहले 22 का 18 दिया है, अंतिम 22 का 21 दिया है, टोटल जो है 23 है। 23वें परिणाम का मान क्या होगा पूछा है, देखते हैं। अच्छा भाई, टोटल का जो एवरेज है उसने 23 दिया है, पहले 22 का इसने 18 दिया है, 18 है और यहाँ पे 23 है। डेविएशन कितने का है, -5 का है। टोटल 22 पे -5 का है, यानी कि -110, यानी 110 का डेविएशन आया यहाँ पे। दूसरे पार्ट में क्या दिया है, इसने दिया है कि 22 का औसत जो है 21 है, 21 और 23, यानी कि डेविएशन -2 का है, 22 पे है, यानी कि -44 का डेविएशन है। टोटल डेविएशन देखा जाए दोनों को मिला के तो -154 का डेविएशन है। तो जो 23वां परिणाम होगा वो 23 तो होगा ही होगा, लेकिन नेट डेविएशन 0 करने के लिए +154, यानी कि +154 और होगा। ठीक है, क्योंकि नेट डेविएशन यहाँ पे -154 है, तो इसको -154 को +154 बनाएगा तभी तो वो नेट डेविएशन 0 करेगा। तो इसीलिए जो 23वां परिणाम होगा 23 + 154 होगा, यानी कि टोटल जो आएगा 177, वही हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में यानी कि सबको जोड़ के या तो नंबर ऑफ जितने पद हैं उसे डिवाइड कर दें, या तो एक तरीका है कि हम यहाँ पे डेविएशन लगाएं। तो हमारे हिसाब से तो यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे डेविएशन लगाना ही ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि जोड़ने में भी गलती होने के भी चांसेस हैं और टाइम भी लगेगा। तो डेविएशन से थोड़ा आसानी भी हो जाएगी और टाइम उसके कंपैरिजन में तो थोड़ा कम कम ही लगना है। तो मैं क्यों ना डेविएशन को कोई ऐसा मान लूँ जो ऑप्शन के पास हो। ऑप्शन देखो 50 से ऊपर 60 से नीचे हैं, तो मैं ऑप्शन को 50 ही मान लेता हूँ, क्योंकि 50 से मुझे जोड़ने घटाने में आसानी होगी। मैंने ऑप्शन को 50 माना है। तो पहले 41 है, पहला 41 है, तो डेविएशन कितने का है, -9 का है। ठीक है, दूसरा 39 है, डेविएशन -11 का है। तीसरा 52 का है, 52 यानी कि +2 का डेविएशन। 48 यानी कि -2 का डेविएशन। 54 यानी कि +4 का डेविएशन। 62 यानी कि +12 का डेविएशन। 46 यानी कि -4 का डेविएशन। 52 यानी कि +2 का डेविएशन, और 40 यानी कि -10 का डेविएशन। 96 यानी कि +46 का डेविएशन है भाई। 42 यानी कि -8 का डेविएशन। 40 यानी कि -10 का डेविएशन। 98 यानी कि +48 का डेविएशन, और 60 है, 60 यानी कि +10 का डेविएशन। 52 है यानी कि +2 का डेविएशन। तो टोटल डेविएशन यहाँ पे काउंट करते हैं कितना आ रहा है। तो भाई पहले माइनस वाला देख ले, एक सेकंड, माइनस वाला देख ले, जो कट रहा है उसको काट भी देते हैं। ठीक है, तो 2 2 कट रहा है यहाँ पे, 4 4 कट रहा है, प्लस माइनस है। ठीक है, जोड़ते हैं, 11 और 9 यानी कि -20, -10 यहाँ पे, -30 ये कट गया, -30 इसको मैंने लिख लिया, इसको काटने के बाद मैंने -30 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे +12 बच रहा है, +2, +14 हो गए, +14, मैंने 8 से 12 को काटा। ठीक है, मैंने 8 से 12 को काटा तो +4 यहाँ पे आया, और बस 4 2 6, 6 4 और 2 6 2 8, 8 और जो है 8 8 यहाँ से हमने घटाया,
तो आ गया 22 -22 का डेविएशन। ठीक है, हमने इसको 8 घटा ही दिया तो -22 का डेविएशन आया। एक ये बचा, एक ये बचा और एक 22 बचा। ठीक है, टोटल कितना बचा है? 48 में से हम 22 घटाते हैं, 48 में से हम 22 घटाते हैं तो आएगा प्लस का कितना आएगा? 26। 46 में 26 जोड़ा हमने, 46 में हमने 26 जोड़ा, कितना हो गया? 4 2 6 7, 72 हो गया। यानी कि प्लस का 72 डेविएशन आ रहा है भाई। स्क्रीन कम छोटा होने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया भाई, बाकी कॉन्सेप्ट ईजी है, समझ सकते हो। मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, अभी जगह मिटा रहा हूँ। ठीक है, अरे यार क्या हो गया? तो यानी कि +72 का डेविएशन आया है। +72 का डेविएशन है कितने पे? तो टोटल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 संख्याएं हैं। तो +72 का डेविएशन 15 पे, यानी कि कितना आया? 4 और 0.8, यानी कि +4.8 का डेविएशन है। यानी कि टोटल जो होगा कितना होगा? एवरेज जो होगा कितना होगा? 50 ना होके 4.8 ज़्यादा होगा, यानी कि 54.8 होगा इसका डेविएशन, जो कि करेक्ट आंसर है 54.8, यानी कि ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट था। हमने क्या किया? हमने 50 को एज्यूम किया एज एवरेज, फिर हमने डेविएशन चेक किया। डेविएशन चेक करने के बाद जो कट रहा होगा वो हमने काटा, फिर उसको हमने जो निकल रहा था वहाँ से डेविएशन, तो वहाँ से +72 का डेविएशन निकल रहा था। टोटल 15 संख्याएँ थी तो 15 संख्या पे हमने बांट दिया उसको, तो 4.8 निकला। तो 4.8 ही ज़्यादा होगा हमारा एवरेज। ठीक है, 50 से, यानी कि 54.8 होगा। आगे देखते हैं, पूछा गया है एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाया गया औसत रन ज्ञात करो। अच्छा, तो एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, टोटल इसने 215 रन बनाया है। ठीक है, तो औसत रन ज्ञात करना है, यानी कि 11 से डिवाइड कर देंगे टोटल रन को तो पता लग जाएगा। ठीक है, एक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं। अच्छा, अगर ये 220 होता, 215 की जगह पे 220 होता तो 20 बार जाता, यानी कि ये तो 220 से कम है, यानी कि 20 से कम होगा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हो ही नहीं सकते। अच्छा, अगर ये कितना कम है भाई? तो ये केवल 5 कम है, 5 कम है, यानी कि 19 से ज़्यादा है, 19 से ज़्यादा है, यानी कि ये तो होगा नहीं, यानी कि 19, यानी कि डी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर भाई 18 तब होता, 19 तब होता जब 220 में से मैं 11 घटाता, यानी कि आता मेरा 200 209, 209। तो अगर होता तो मेरा 19 होता, 200 नहीं है भाई, 209 नहीं है, 215 है। इसलिए जो मेरा आंसर होगा 19 ना होके 19 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो केवल ऑप्शन बी ही नज़र आ रहा है जो कि 19 से ज़्यादा है, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं। एक तरीका ये हो गया कि हमने केवल कैलकुलेशन पूरा नहीं किया, हमने कैलकुलेशन को केवल समझ के भाई हमने कर लिया कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये होगा। एक तरीका ये होगा। दूसरे तरीके को हम देखते हैं। तो भाई टोटल जो तुम्हारा है तो 215 है, तो 11 लोगों पे। अच्छा, 220 होता तो 20 बार जाता, 220 से कितना कम है? 5 कम है, तो 11 पे हमने इसको 5 काट दिया भाई। तो 20 माइनस हो गया तुम्हारा, कितना बार जाएगा? पॉइंट 11 चौक 44, और जो है 11 पचे 55। तो ध्यान से देखते हैं हम यहाँ पे, तो 20 में से जब हम 0.45 घटाएंगे, यानी कि 0.45 घटाएंगे 20 में से, तो आएगा 19.55। तो किसके करीब आंसर है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स और एक्स 1/x का औसत पी है, तो एक्स क्यूब और 1/x क्यूब का औसत क्या होगा? इसे दिया है, अगर एक्स और 1/x का औसत पी है तो एक्स और 1/x का योग कितना होगा? 2 इंटू पी होगा। ठीक है, जब ये इतना है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का योग कितना होगा हमें निकालना है। इसके बाद हम इसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर ये एक्स प्लस 1/x बराबर ए होता है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यूब माइनस 3a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3a, ए की जगह पे 2p है तो 2p का होल क्यूब करेंगे तो 8p क्यूब माइनस 3 इंटू ए, यानी कि 3 इंटू 2p, यानी कि -6p।
ठीक है। इसका एवरेज निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 4p³ माइनस 3p, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका और है जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है, वो भी एक आसान सा है, वो भी देख लेते हैं कि कौन सा तरीका है, उससे हम थोड़ा और जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं, एक सेकेंड मिटा लेते हैं फटाक से। तो यहाँ पे हमने देखा कि x + 1/x बराबर कितना आया, 2p आया। ठीक है, 2p आया। हमने p को हमने 1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, p को हमने 1 कंसीडर कर लिया, तो x + 1/x बराबर 2 आ गया। ठीक है, x + 1/x बराबर जब 2 होता है तो यानी कि x का मान 1 होता है। ठीक है, तो मुझे x³ + 1/x³ का मान निकालना है। x बराबर 1 रखूँगा तो इसका मान भी 2 आएगा, तो इसका एवरेज कितना होगा, 2/2, यानी कि एवरेज इसका 1 आएगा। यानी कि ऑप्शन में p बराबर 1 रखने पे किसका मान 1 आ रहा है। मैंने बी ऑप्शन में मैंने p बराबर 1 रखा तो इसका मान आया 8 में से 3 गए 5 आ रहे हैं, यानी कि ये नहीं होगा, मेरे को तो 1 चाहिए। फिर मैंने p बराबर 1 रखा तो यहाँ पे -44 आ रहे हैं, यानी कि ए भी नहीं होगा। यहाँ पे मैंने p बराबर 1 रखा तो ये 16 आ रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं होगा। यहाँ पे मैंने p बराबर 1 रखा तो 4 - 3 आ रहे हैं, यानी कि 1 आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सीधे जा सकते थे कि हम p बराबर 1 एज्यूम करते तो x + 1/x बराबर 2 आ जाता, यानी कि x बराबर तब वहाँ से हमारा 1 निकल जाता। तो x³ + 1/x³ x बराबर 1 पे 2 देता, और इसका एवरेज 2/2 यानी कि 1 होता है। यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन में p बराबर 1 रखने पे जो ऑप्शन जो है p बराबर 1 रखने पे जो ऑप्शन मेरा 1 देगा वही आंसर है। तो ऑप्शन केवल एक कौन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। तो इस तरीके से हम जा सकते थे, जल्दी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए और 22 गोल इनके विरुद्ध किए गए। प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोलों की औसत संख्या की गणना करें। ठीक है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में जो एक फुटबॉल टीम में प्लेयर होते हैं वो 11 होते हैं। तो एक इसके रियल मैड्रिड वाले हो गए और इसके अपोजिट हो गए, यानी कि दो टीम हो गई, दोनों टीम यानी कि 22 प्लेयर। ठीक है, टोटल गोल कितना किया, इसने 33 किया, इसके विरोधी वाले अपोनेंट वाले ने 22 किया, यानी टोटल कितना किया, 33 + 22, यानी टोटल किया 55/22। 11 से मैंने काटा, 11 दूना 22, 11 × 5 = 55। ठीक है, 5/2 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5। ठीक है, यानी कि 2.5 आएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 2.5 आएगा। ऑप्शन में नहीं है तो इसको मैं 2.5 बना लेता हूँ, 2.5 ही मेरा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ चले जाऊँगा 2.5 करके। ठीक है, नेक्स्ट। किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम वजन के एक छात्र की जगह नया छात्र आ जाता है। नए छात्र का वजन ज्ञात करो। अच्छा, 40 अगर आता, 40 गया 40 ही आता तो कुछ नहीं बढ़ता भाई। 1.5 किलोग्राम बढ़ गया है, 1.5 किलोग्राम बढ़ गया है, यानी कि जो 15 छात्र हैं इन पे 1.5 किलोग्राम बढ़ गए, यानी कि वो जो है 1.5 15 छात्रों पे कितना बढ़ा होगा, 7.5 बढ़ा है। ठीक है, 15 में 2 बजे 22.5 बढ़ा है। ठीक है, तो वो 22.5 किलोग्राम फालतू लाया होगा। 40 लाता तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो बढ़ाया है, वो 22.5 किलोग्राम ज़्यादा लाया है, सब पे जो है 1.5 किलोग्राम बढ़ाया है। तो 15 लोगों पे उसने 22.5 किलोग्राम बढ़ा दिया, यानी कि वो 22.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेकर आया, यानी कि टोटल कितना लाया है, 62.5 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट। लगातार 41 विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। अच्छा, विषम संख्याएं भी समांतर श्रेणी होती हैं। विषम संख्याएं जो होती हैं वो भी समांतर श्रेणी में आती है कि नहीं, समांतर श्रेणी में आती है भाई, क्योंकि जो उनका जो डिफरेंस होता है वो भी प्रत्येक 2 पदों का डिफरेंस जो होता है वो बराबर होता है, यानी कि लगातार विषम संख्याएं जो होंगी वो भी होंगी समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो जब हम जानते हैं समांतर श्रेणी का औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो बीच वाली संख्या से हम औसत निकाल लेते हैं, जो पूरी की पूरी जो बीच में होगी वही औसत होगा, या तो फिर हम औसत निकालने के लिए पहली और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ से हम औसत निकालने के लिए हम एक काम करते हैं कि 20 संख्याएँ ये हो जाती हैं। ठीक है, 41वीं संख्या ये है। ठीक है, 20 संख्याएँ ये हो जाती हैं, यानी कि 20 संख्याएँ ये, 20 संख्याएँ ये,
और एक संख्या 41वीं वाली है, यानी कि टोटल कितनी संख्या हो गई, 41 संख्याएँ हो गई हमारे पास, ठीक है, टोटल 41 संख्याएँ हो गई। ये कहा रहा है कि जो एवरेज है मेरा 49 है, यानी कि बीच वाली संख्या ही तो मेरा एवरेज होता है। एवरेज कह रहा है कि 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। अच्छा 20 है, 20 संख्या इधर है, तो भाई जो मेरी सबसे बड़ी संख्या होगी कितना होगा, 49। भाई विषम है तो किन्हीं दो विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा, लगातार किन्हीं दो विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा 2 होगा। तो ऐसी 20 संख्याएँ हैं तो 20 गुणे 2, यानी कि 2 गैप बनाएगा, 20 गैप बनेंगे भाई। इसको लेके 21 संख्या है तो 20 गैप बनेंगे, यानी कि जो मेरा 49 प्लस 40, यानी कि जो मेरा आंसर होगा ना 89 होगा, ठीक है। 89 जो है मेरा आंसर होगा, आंसर जो होगा मेरा, आंसर जो होगा मेरा वो 89 होगा। समझ गए ना भाई कैसे? फिर से देखते हैं, फिर से देख लेते हैं भाई। 41 संख्याएँ हैं, 41 विषम संख्याएँ हैं। मैंने सोचा कि 21वीं, सॉरी यार मैंने गलती कर दी भाई, ये जो है 21वीं संख्या है। एक सेकंड, ये जो है 21वीं संख्या है। तो 20 संख्याएँ इधर हो गई, 20 संख्याएँ इधर हो गई, 40 संख्याएँ हो गई। बीच वाली संख्या यानी कि 21वीं संख्या ये है। 21वीं संख्या को कह रहा है कि 21वीं संख्या ही हमारी एवरेज होती है, यानी कि बीच वाली संख्या ही मेरे हमारी एवरेज होगी। लेकिन ये कह रहा है कि एवरेज 49 है। सबसे बड़ी संख्या इसने पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या जोड़ने के लिए मुझे 20 संख्या आगे जाना पड़ेगा। 20 संख्या आगे जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि किन्हीं किन्हीं दो संख्याओं के बीच का जो गैप है वो 2 है, क्योंकि विषम अगर 3 है फिर उसके बाद जो विषम आएगा वो मान लो 5 आएगा, तो ठीक है। किन्हीं दो विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है, किन्हीं दो लगातार विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो 2 होता है। तो ऐसी 20 संख्याएँ मुझे आगे जानी है, यानी कि 20 दूना 40 में आगे चला जाऊँगा, ठीक है। 40 नंबर में आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। तो 40 में इसमें आगे जोड़ देता हूँ, 49 प्लस 40 यानी कि 89 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि 89 ही मेरा आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं। 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 102 है, तो पहले और आखिरी संख्या का अंतर बताओ भाई। लगातार सम संख्याएँ हैं, यानी कि एपी है या समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी का जो औसत होता है, जो एवरेज होता है वो क्या था, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। और यही कितना दिया है इसने, 102 दिया है भाई, ठीक है। तो पहले और आखिरी संख्या का अंतर बताओ। हाँ, तो ये फॉर्मूला हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम जल्दी करेंगे, बताते हैं तुमको कैसे जल्दी करते हैं। एक सेकंड, ये फॉर्मूला हमारे किसी काम का नहीं है। 9 लगातार सम संख्याओं का औसत इतना है, अच्छा ठीक है। तो 9 लगातार संख्याएं हैं, ठीक है, ऐसे करके 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बीच में कहीं काउंट कर लेते हैं, ये 9 हो गया, ठीक है। 9 लगातार संख्याएं हैं, जो हमारा औसत है वो 102 है। मुझे औसत से कोई मतलब नहीं है, इसने पहला और आखिरी संख्या का अंतर पूछा है। अच्छा कितने गैप हुए, 9 संख्याएं हैं, गैप कितना बनेगा, 8 का गैप बनेगा। कैसे गैप बनेगा, किन्हीं अगर 3 संख्याएं होती तो 2 का गैप बनता, 4 संख्याएं होती तो 3 का गैप बनता, यानी कि जितनी संख्याएं उससे एक कम का गैप बन रहा है। तो यहाँ यहाँ पे 9 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे टोटल गैप 8 का बनेगा। एक गैप 2 के बराबर है, क्योंकि भाई किन्हीं दो लगातार सम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो 2 होता है। तो एक का गैप 2 के बराबर है, तो 8 का गैप कितने के बराबर होगा, 8 दूनी 16 के बराबर होगा। तो अंतर कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। एक हॉस्टल में 35 बच्चे थे, 7 नए बच्चे शामिल हो जाते हैं तो इसका कुल खर्चा 42 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ जाता है। तो प्रति छात्र खर्चा 1 रुपया कम हो जाता है, तथा प्रति छात्र खर्चा 1 रुपया कम हो जाता है। तो ओरिजिनल खर्चा बताओ। अगर मैं देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं ये 42 रुपये ना बढ़ाऊँ, पहले 35 छात्र थे, 7 छात्र और आ गए, यानी कि 42 छात्र हो गए। अब अगर ये मैं 42 रुपये ना बढ़ाऊँ, 42 रुपये को कम कर दूँ, तो मेरा 1 रुपया कम हो जाएगा इधर, ठीक है। 1 रुपया मेरा इधर कम हो जाएगा, 1 रुपया उधर कम हुआ, 1 रुपया ये कह रहे हैं और कम हो रहा है, यानी कि मेरे 2 रुपये कम हो रहे हैं, टोटल मेरे 2 रुपये कम हो रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए हम। अब आगे देखते हैं, मेरे 2 रुपये कम हो रहे हैं, ठीक है। कितने रुपये कम हो रहे हैं, तो -2, 2 रुपये कम हो रहे हैं, -2, ठीक है। पहले कितने बच्चे थे, 35 थे, अभी कितने हो गए, 42 हो गए। देखो अगर हम खर्चा नहीं बढ़ा रहे हैं तो जो बच्चों का रेशियो होगा वही जो होगा, उसका उल्टा जो रेशियो होगा वो होगा खर्चे का रेशियो, ठीक है। प्रतिदिन खर्चे का रेशियो, ठीक है।
ठीक है। वही होगा प्रतिदिन खर्चे का रेशियो, उसका उल्टा। हमने इसको 7 से काटा, 7 छः 42, 7 पचे 35। भाई एक कम हुआ है मेरे हिसाब से, तो एक कम हुआ, लेकिन नहीं एक नहीं दो कम हुआ है। ये कह रहा है भाई एक नहीं दो कम हुआ है, यानी 5 की वैल्यू 10 हो जाएगी। 5 की वैल्यू 5 ना होके इसका डबल यानी कि 10 हो जाएगी। तो जो मेरा खर्चा आएगा 42 गुणे 10 आएगा, यानी कि 42 गुणे 10 बराबर 420। देखो हो सकता है आपको ये समझ में ना आए, लेकिन ये चीज़ होता है। अगर खर्चा मेरा सेम होगा, मान लो ये लड़के हैं और ये मेरा खर्चा है, एक लड़के का रेट है, मतलब समझ लो खर्चा है, ठीक है। इसी को जब मैं गुणा करता हूँ तो मेरा टोटल खर्चा आता है। अगर खर्चे को मैं कांस्टेंट कर दूंगा तो जो मेरा बॉय का जो रेशियो होगा वो रेट के रेशियो के जस्ट रिवर्स होगा। तो इसी को यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज किया गया है। खर्चे को मैंने बराबर कर दिया भाई, खर्चे को मैंने छेड़ा नहीं। 42 रुपये के हिसाब से बढ़ा रहे थे, हमने कहा भाई 42 रुपये कम कर देते हैं, ठीक है। 42 रुपया भी हम कम कर देते हैं। तो 1 रुपया पहले कम हो रहा था, 42 रुपये जब ये कम किया तो 42 छात्रों पे 42 रुपये कम हो गए, 1 रुपया और कम हो गए भाई, 2 रुपये कम हो गए हमारे, ठीक है। हमारे जो है 2 रुपये कम हो गए, इधर से हमारे 2 रुपये कम हो गए। तो हम देखते हैं कि छात्रों का जो रेशियो पहले 35 था, 42 था। तो जो हम इसका उल्टा जो रेशियो होगा वो एक स्टूडेंट पर पढ़ने वाले खर्च के बराबर होगा। तो यानी कि पहले 42 रुपये एक स्टूडेंट पढ़ता था, अभी 35 रुपये पढ़ रहा है। इसको हमने सरल किया, यानी 6/5 कर दिया। तो जो है 7 से भाग करके, तो यानी कि अंतर कितने का आ रहा है, 1 आ रहा है। हम कह रहे हैं भाई 1 रुपये नहीं कम हो रहे भाई, 2 रुपये कम हो रहे हैं। 2 रुपये कम हो रहे हैं तो 5, यानी कि 5 रुपये कम होने से मेरे 5 की यानी कि 1 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो जो टोटल मेरा खर्चा है 10 गुणे 42, इसका मल्टीप्लाई या इसका मल्टीप्लाई करके मुझे डबल करना पड़ता है, ये बराबर हो जाता है 12 के, ठीक है। 12 गुणे 35 करता है, या फिर उसे 42 गुणे मैंने 10 कर लिया, तो 420 ही मेरा आंसर है, ठीक है। आंसर क्या है मेरा, आंसर क्या है, तो आंसर है 420। दोबारा देख लीजिएगा नहीं समझ में आए तो, बाकी सही है। 9 संख्याओं का औसत 65 है, पहले 3 संख्याओं का औसत 61 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 72 है। चौथी संख्या बताओ, ठीक है। 9 संख्याओं का औसत कितना है, 65 है, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 61 है। 3 संख्याओं का औसत दिया है भाई 61 दिया है। 61 के मतलब 65 से कितना डेविएशन हो रहा है, -4 का हो रहा है, तो यानी कि -12 का यहाँ पर डेविएशन हो चुका है, ठीक है। अंतिम 5 संख्याओं का इसने दिया है, औसत 72 है। 65 के रिस्पेक्ट में डेविएशन 72 का कितना है, तो 7 का है, +7 का, यानी कि +35 का डेविएशन हो चुका है, ठीक है। ओवरऑल डेविएशन देखिए तो कितना है, ओवरऑल डेविएशन देखिए तो 35 में से 12 घटाएंगे तो +23, +23 का डेविएशन है, ठीक है। यानी कि +23 का डेविएशन है। तो चौथी संख्या क्या होगी भाई, 65 नहीं होके 23 कम होगी, क्योंकि नेट डेविएशन हमको 0 करना है। 23 कम होगा तो 65 में 23 कम करेंगे तो आ जाएगा आपका 42। 42 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 42, ठीक है। आगे देखते हैं। 17 संख्याओं का औसत 67 है, पहली 9 संख्याओं का 69 है और बाद वाली 9 संख्याओं का औसत 66 है। तो 9वीं संख्या बताओ। इसमें देखो इसने 9वीं संख्या को पहले भी शामिल किया है और बाद में भी 9वीं संख्या को शामिल किया है, यानी 9वीं संख्या को 2 बार शामिल किया गया है, यानी कि डेविएशन हमको पलटना नहीं है, डेविएशन पहले से ही नेट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई देखते हैं 17 संख्याओं का इसने 67 दे रखा है, पहली 9 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 9 संख्याओं का औसत कितना है, 69 है, यानी कि +2 का डिवीज़न है, यानी कि +18 का डिवीज़न आ गया, ठीक है। अगली 9 संख्याओं का जो औसत है 66 है, डिवीज़न कितने का है, -1 का, यानी कि -9 का डिवीज़न आ गया। टोटल डिवीज़न कितना है, +9 का। तो जो 9वीं संख्या होगी ना वो 67 + 9 यानी कि 3, यानी कि 6, 76 होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। 76 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। आगे देखते हैं। तो बस वीडियो में यहीं तक था। इसमें हमने आरआरबी एनटीपीसी 2016-17 में जितने भी एवरेज से क्वेश्चन आए थे हमने उन सबको देखा है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।